नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन अजैव संसाधन, यानी कि जैविक संसाधन नहीं हो जो। दूसरा जैव संसाधन, जैव का मतलब होता है जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं, तो ना तो अजैव में काउंट करेंगे इसे, ना हम जैव में काउंट करेंगे। तीसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब होता है जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। फोर्थ है चक्रीय संसाधन, यानी कि ऐसा रिसोर्स है ये जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ कि जल जो है वो रिसाइकलेबल है, हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन है। ये कह रहे हैं कि किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी रहता है पूरे साल भर। सिंधु नदी में, गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में या गोदावरी नदी में। इन सभी नदियों में से गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें कि पूरे साल भर पानी रहता है। गंगा नदी में जल की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो कभी भी सूखती नहीं है, ठीक है, वो बार बार अपना जल भर लेती है। उत्तराखंड के ग्लेशियर से पानी बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए गंगा नदी में कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो गंगा नदी जो है ऐसी नदी है जो कि पूरे साल भर पानी रख सकती है। और जो मेनली दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनमें से बहुत सारी नदियाँ हमारी मानसूनी नदियाँ हैं। अगर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तब उन नदियों में बड़े लेवल पे पानी आता है, पर गंगा नदी ऐसी है जिसमें साल भर बराबर पानी रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, यानी कि भारत में कितनी बारिश होती है। क्यूबिक किलोमीटर में पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000। पूरे अगर भारत का हम एग्जाम्पल लें, ये एक डाटा है कि इतनी बारिश भारत में होती है, 4000 घन किलोमीटर बारिश होती है भारत में। उसके बाद देखो, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल उपयोग इसके कुल भौमजल संभाव्य से ज़्यादा है। यानी ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें पानी ज़मीन में कम है पर उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अंडरग्राउंड वाटर कम है पर उसका यूज़ उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। टोटल जो जल हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जल कहाँ पे यूज़ होता है भारत में। पहला है सिंचाई में, दूसरा है घरेलू उपयोग में, तीसरा है उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई। सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ हम किस में करते हैं, खेतों में पानी देने के लिए करते हैं, सिंचाई में करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं। हर एक चैप्टर में मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपके बोर्ड्स पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज़ आपको यही क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। और आप जब 12th के बाद भी सीयूईटी वगैरह के एग्ज़ाम दोगे तब भी आपको उसमें यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से एनसीईआरटी क्वेश्चंस को पढ़ा करो, जो भी मैंने चैप्टर में कराया है हर एक एग्जाम्पल को ध्यान रखा करो, हर एक डेफिनेशन वगैरह जो भी मैं बताता हूँ सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेज़ी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यानी पानी की कमी भारत में लगातार होती जा रही है, अब रीज़न बताओ भाई क्यों हो रहा है ऐसा। भारत में जल संसाधनों की तेज़ी से कमी आ रही है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है, जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है, यानी कि आदमी बढ़ रहे हैं और पानी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या हो गया, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो थी वो कम होती जा रही है। सेकंड पॉइंट है, जनसंख्या बढ़ने से जल का उपयोग बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, पानी का यूज़ भी बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट है, जल संसाधन औद्योगिक क्षेत्र के तेज़ी से प्रयोग हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, तो उससे भी कमी आ रही है। फोर्थ है हमारा, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल सिंचाई आवश्यक है, कि जो हम खेतों में पानी देते हैं उससे भी हमारे जल संसाधन कम होते जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, जल प्रदूषण कई कारणों से बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन के फैलने से, इंडस्ट्रीज़ के आने से जो वाटर पॉल्यूशन है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से पानी हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो जल प्रदूषण बढ़ रहा है, इस वजह से भी हमारे जल के संसाधनों में कमी आ रही है। इसमें आप और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो खुद भी अपने
ठीक है। तो आपको बस ये बताना है कि जो हमारा पानी है वो ख़राब क्यों हो रहा है और जो रिसोर्स है हमारे वो कम क्यों होते जा रहे हैं। इसमें आप ये बता सकते हो कि हम जो है अपने दैनिक यूज़ में भी बहुत सारे अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, इस वजह से कमी आ रही है। हम कभी भी बारिश के पानी का संरक्षण नहीं करते, उसे बचाते नहीं, इस वजह से भी कमी आ रही है। ठीक है, तो पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम कभी रिसाइकल नहीं करते पानी को। तो ये हमारी कमियां हैं कुछ, जिनकी वजह से जल संसाधन जो है उनमें कमी आती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भूमजल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। यानी इन राज्यों में सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होता है, भूमजल यूज़ होता है। अब क्यों होता है यहाँ पे ये बताना है हमें। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में कृषि विकास के कारण भूमजल विकास अधिक है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे खेती ज़्यादा डेवलप हुई है, इस वजह से जो खेती में पानी दिया जाता है, इस वजह से जो ज़मीन का पानी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ गेहूँ चावल की फसलों की सिंचाई आवश्यक है। यहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती कि फसल जो है उसका काम चल जाए, तो यहाँ पे सिंचाई करनी ज़रूरी है। तो गेहूं और चावलों की फसलों के लिए यहाँ खेतों में सिंचाई करनी पड़ती है, इस वजह से अंडरग्राउंड वाटर का बहुत यूज़ होता है। यहाँ हरित क्रांति के कारण भी भूम जल का अधिक प्रयोग किया जाता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइप की फसलें बो गई थी बहुत सारे खेतों में। तो इस एरिया में मेनली गेहूं की फसल उगाई गई, पंजाब हरियाणा वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए गए, बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था हो गई और जो ज़मीन के नीचे का पानी है उसका खेतों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो यही मेन रीज़न है। यहाँ कुल नीवल क्षेत्र का 75% भाग सिंचित है। नीवल का मतलब है जहाँ पे फसल हो रखी हो। तो यहाँ पे जितनी भी फसल हो रखी है उसमें लगभग 75% एरिया जो है वहाँ पे हमें सिंचाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है। ये कह रहे हैं कि जो हम जितना भी हम पानी यूज़ करते हैं उस पानी में आज के टाइम पे खेती में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, पर आने वाले टाइम पे और जो सेक्टर हैं उनमें भी पानी ज़्यादा यूज़ होगा, तो खेती में थोड़ा कम पानी यूज़ होगा, तो और चीज़ों में जो पानी बढ़ेगा उसके पीछे रीज़न क्या होगा। देखो, अगर इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, उद्योग बढ़ेंगे, जितना पानी आज खेती में यूज़ होता है उससे तो कहीं ना कहीं कम ही होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल चीज़ों में ज़्यादा पानी यूज़ होगा। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है कि पानी की कमी होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह रुकनी तो है नहीं, अब और बढ़नी है। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से पानी का यूज़ करना चाहिए। अब देखो इसका आंसर, भविष्य में उद्योगों तथा घरेलू सेक्टर में जल के उपयोग बढ़ने से कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना है। यानी कि आने वाले टाइम पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी और घरों में ज़्यादा यूज़ होने लगेगा पानी का, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी का यूज़ भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तो हमने एक लाइन में इसका आंसर कर दिया है। इसमें आपको यही बताना है कि आने वाले टाइम पे जनसंख्या बढ़ेगी, पानी का यूज़ बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, जिससे कि जो पानी आज ज़्यादा खेती में यूज़ होता है वो आने वाले समय में घरेलू यूज़ के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ होने लगेगा, और जो खेती वाला पानी है वो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोगों पर संदूषित जल, गंदे पानी के उपभोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं। संदूषित का मतलब है पोल्यूटेड वाटर। तो जितना भी पानी है उसमें जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे क्या दिक्कत होगी। कुछ पढ़ने वाला क्वेश्चन है ये, खुद करने वाला क्वेश्चन। आप बता देना कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, पानी तो सबसे मेन चीज़ है। तो संदूषित जल के कारण सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाली बीमारियां ये हैं। संदूषित मतलब पोल्यूटेड वाटर से ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। अतिसार, रोहा, आंतों में कृमि, कृमि का मतलब होता है कीड़ा, तो आंतों में कीड़े लग जाना, पीलिया, हैजा भी हो सकता है। पीलिया, हैजा, ये सारी प्रॉब्लम हमें दूषित पानी पीने से हो सकती हैं। विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में 1/4 संक्रामक रोग जल से पैदा होते हैं। इंडिया में जितनी भी बीमारी होती है ना उसमें से 4 में से 1 बीमारी गंदे पानी की वजह से होती है, ये कह रहे हैं डाटा। ये वर्ल्ड बैंक और WHO ने ये डाटा निकाला है कि भारत जैसे देश में भी आज के टाइम पे क्या है, 1/4 जो डिजीज़ हैं वो गंदे पानी की वजह से होती हैं। तो गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं और लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये खुद करने वाले क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनके आंसर्स लिखने हैं अच्छे से, बस कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना, फिर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आराम से कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैप्टर वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करना, क्योंकि चैप्टर वाली वीडियोज़ में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से वीडियोज़ को देखो, पहले चैप्टर को समझो, फिर क्वेश्चन आंसर्स करो। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आराम से उनका आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी
निर्धारित करने वाले कारक बताइए। जल संसाधन मतलब वाटर रिसोर्सेज, यानी किस किस चीज़ से हमें पानी मिलता है उसके बारे में बताना है। स्थानिक वितरण का मतलब है अलग अलग एरिया में कैसे बटा हुआ है। स्थानिक का मतलब पर्टिकुलर एरिया में, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो पानी है वो अलग अलग एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बताना है हमें। इसमें देखो अब जल संसाधन की उपलब्धता। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। यानी कि नदियों से, झीलों से, छोटे तालाबों से, तलैया से, तालाब से, यानी कि जो छोटे मोटे तालाब वगैरह हैं इन सभी से हमें पानी मिलता है। समुद्र का पानी तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बिल्कुल खारा पानी होता है, तो हम मेनली नदी, झील, तालाब वगैरह, झरने इन चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। भारत में लगभग छोटी मोटी सारी नदियों को अगर हम मिला लें 10,360 नदियां हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पानी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछें तो ये पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना कि भारत में कितनी नदियां हैं, तो 10,360 के आसपास नदियां हैं भारत में। सेकंड पॉइंट देखो, भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। यानी भारत में जितनी भी नदियां हैं उनमें जो पानी बहता है वो लगभग कितना है, 1,869 घन किलोमीटर। इतने बड़े लेवल पे भारत की नदियों में पानी आता है। तो यही वो पानी है जिसका हम यूज़ करते हैं खेतों में भी, अपने पीने में भी, हर एक चीज़ में। थर्ड पॉइंट है, फिर भी स्थलाकृतिक, जलीय और अन्य दबाव के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। कह रहे हैं जो इतना सारा जो हमारा पानी है उस सारे का हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर तरीका नहीं है उस पानी को यूज़ करने का। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो वो पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है हमारा, और हम केवल 32% पानी का ही यूज़ कर पाते हैं। जो हमारा 1869 घन किलोमीटर पानी था उस टोटल का हम केवल 690 घन किलोमीटर ही यूज़ कर पाते हैं। यही तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा था कि जल जो है उसका हम कितना यूज़ करते हैं। अब देखो स्थानिक वितरण के कारक, यानी जो अलग अलग एरिया में जल अलग अलग टाइप से मिलता है हमें, उसके कारण क्या है। पहला है वर्षा, यानी कि बारिश। बारिश होगी सिंपली, अगर जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पे बारिश कम होगी तो वहाँ पे पानी कम होगा। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। ये कह रहे हैं कि नदियों में पानी कैसे आता है, या तो उस एरिया में कोई ग्लेशियर वगैरह हो या बारिश होती हो। मेनली जो नदियां हैं वो बारिश पर डिपेंड रहती हैं। जो नदियों के जल ग्रहण की क्षमता होती है वो वर्षा पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट है, भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। भारत में जो अलग अलग एरिया हैं वहाँ पे जो बारिश का पानी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर हम भारत के वेस्ट वाले एरिया को देखें तो वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पर बहुत कम बारिश है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है और कहीं पर मीडियम लेवल की बारिश है। तो भारत में जो बारिश है उसमें हमें बहुत विभिन्नता देखने को मिलती है। और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम संकेंद्रित है और बारिश हमारे यहाँ पर सिर्फ मानसून के समय में ही आती है। थर्ड पॉइंट देखो, नदियाँ। अब नदियों के बारे में बता रहे हैं कि नदियों से हमें कैसे कैसे पानी मिलता है। भारत में कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इनमें पानी का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं। भारत की जो नदियाँ हैं उनमें से 1/3 नदियों में इन 3 नदियों का ही पानी आता है। अगर हम उनको देखें तो उसमें से 1/3 एरिया पर यही तीनों नदियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। यानी कि हम जितना भी पानी यूज़ करते हैं 60% पानी हम इन्हीं नदियों का यूज़ करते हैं। फोर्थ है मौसमी नदियाँ। अब ये जो ऊपर वाली नदियाँ थी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और बराक नदी, ये सारी की सारी नदियाँ पूरे साल बहती हैं। अब हम बात कर रहे हैं मौसमी नदियाँ। मेनली जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो मेनली मानसून के समय पे चलती हैं, तो वो मौसमी नदियाँ हैं, वो सीजनल होती हैं। दक्षिणी भारतीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनके पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिंचाई में, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ बारिश के टाइम पे ही पानी मिल पाता है, पर फिर भी उसका बहुत अच्छे से यूज़ हो पाता है। पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं इनके पानी का कम यूज़ हो रहा है आज भी, अगर हम कंपेयर करें इन नदियों से।
दक्षिण भारत की जो भी नदी है वो मौसमी नदी है, वो केवल मानसून के समय पे चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ की खेती इन पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। तो सिंपली हमें इसमें ये बताना है कि जो पानी की कमी हो रही है, ह्रास का मतलब होता है कमी होना, तो जो जल संसाधन कम हो रहे हैं उससे समाज में लड़ाइयाँ होती है ना, विवाद बढ़ते हैं ना। अब पानी की कमी होती तो मारकाट मच जाएगी भाई। आपने देखा होगा अगर आपके एरिया में भी पानी नहीं आए कुछ दिन के लिए तो वहाँ पे पानी के ऊपर लोग लड़ाइयाँ करने लगते हैं। ऐसा ही हमारे देश में भी होगा अगर पानी की कमी होगी तो यही कह रहे हैं कि अगर जल संसाधनों की कमी हो जाती है तो उससे क्या चीज़ें उभरती हैं, सामाजिक द्वंद्व, आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं लोगों के। देखो, जल एक प्राकृतिक व नवीनीकरण साधन है। पानी एक ऐसा साधन है जो कि नेचुरली हमें मिलता है। किसी देश की आर्थिकता में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, देश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी। जल संसाधन दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। इनके आवंटन व नियंत्रण पर कई प्रकार के द्वंद्व अथवा विवाद उठ खड़े हुए हैं। ठीक है, आवंटन का मतलब है पानी को बांटना, तो अलग अलग एरिया में पानी भेजने पर, ठीक है, और इसके कंट्रोल करने पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा देशों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे पाकिस्तान से भी विवाद रहा था कई बार सिंधु नदी के पानी को लेकर, और भी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चेनाब, इन नदियों के पानी को लेकर हमारी पाकिस्तान से भी दिक्कत रही, चाइना से भी दिक्कत रही, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी हमारी चाइना से दिक्कत रहती है। तो ये क्या है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं जब पानी के बंटवारे को लेकर, उसके कंट्रोल को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। तो कई राज्यों के बीच यह विचार तथा तनाव का विषय है। जैसे हम इसमें सिर्फ राज्यों के एग्जाम्पल दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बीच में भी पानियों को लेकर विवाद होता है। इस पॉइंट को भी आप इसमें लिख सकते हो। अब इसमें एग्जाम्पल देख लो भारत के राज्यों के ही, कि राज्यों में आपस में कब विवाद हुआ। पहला है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में जो नदियां हैं उनके बंटवारे को लेकर बहुत विवाद हुआ। इस नदी का पानी कहाँ पर भेजा जाए, कैसे भेजा जाए, कहाँ पर नहरें निकाली जाएं, तो इस बात पर भी विवाद हुआ। दूसरा है कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं तीनों बहुत अच्छे से। अब पहला पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी दिक्कत हुई। उसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में जब कावेरी नदी के पानी के बंटवारे की बात थी उस बात को लेकर भी दिक्कत हुई। और तीसरा है नर्मदा को लेकर। नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उस पर बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। आपने नाम भी सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा जो आंदोलन हुआ उससे 3 राज्यों में लड़ाइयाँ हुई या विवाद हुआ। वे राज्य थे महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। ठीक है, तो नर्मदा बेसिन का जल प्रवाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच विवाद का विषय रहा। आपको ये तीनों एरिया याद रखने हैं कि पंजाब, हरियाणा में हिमाचल की नदियों में बंटवारे को लेकर दिक्कत हुई, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर दिक्कत हुई, और नर्मदा नदी को लेकर महाराष्ट्र में, एमपी में और गुजरात में दिक्कत हुई। एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना। थर्ड क्वेश्चन देखो, जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो पहले इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जल संभर प्रबंधन, नाम ही मुश्किल है, इसका मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। वाटर मैनेजमेंट यानी पानी को ढंग से यूज़ करना, ठीक है, उसे बचाना, उसका संरक्षण करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जल संभर प्रबंधन होती हैं। वाटर को मैनेज करना, उसको बचाना, ठीक है। दूसरा वर्ड है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास होता है जो कि लंबे समय तक चले, यानी कि टिकाऊ विकास हो। जब भी आप नेचर को ध्यान में रखकर विकास को करो, यानी कि आप नेचर को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाओ और नेचर को भी साथ लेकर चलो और विकास को भी साथ लेकर चलो, तो ऐसे विकास को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, दोनों चीज़ें आप समझ गए। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि वाटर मैनेजमेंट क्या है, और ये बताओ भाई कि क्या आप सोचते हैं कि वाटर अगर आप मैनेज करोगे तो उससे सतत पोषणीय विकास होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम जल को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी मिलेगा लोगों को। ठीक है, तो जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जल संभर प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। बात बिल्कुल सिंपल, आपको 1-2 वर्ड मुश्किल लग सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। देखो, धरातलीय जल यानी कि जो नदी वगैरह है इनका जल है जो धरती के ऊपर है। भौम जल यानी कि जो ज़मीन के नीचे है। दक्ष का मतलब होता है बहुत अच्छा, बिल्कुल बेस्ट प्रबंधन, बेस्ट मैनेजमेंट। जल संभर प्रबंधन से मतलब यही है कि जो ज़मीन के ऊपर पानी है या ज़मीन के नीचे पानी है उसको अच्छे से मैनेज करना।
अब देख लो इसके मेथड कौन कौन से हैं इसे मैनेज करने के। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्त्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। ये कह रहे हैं सिंपल, नल वगैरह से या किसी भी चीज़ से पानी जो बहता रहता है वेस्ट, तो उसको हमें रोकना है। तालाब वगैरह होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उस चीज़ की साफ़ सफाई रखनी है या उसको मैनेज रखना है। पुनर्भरण यानी कि जो तालाब खाली हो गए हैं उनमें पानी दोबारा से लाना है। कुएँ आदि जो हैं उनका ध्यान रखना है। भौम जल का संचयन करना है यानी कि जो ज़मीन के नीचे पानी है उसको हमें बचा के रखना है, उसको एक्सेस यूज़ नहीं करना। पुनर्भरण यानी कि जहाँ पर भी पानी की कमी हो गई है हमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके, जैसे कि बारिश है या और भी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का यूज़ करके हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए और चीज़ों को दोबारा से भरना चाहिए। इसमें आप वर्षा जल संरक्षण भी लिख देना कि हमें बारिश के पानी को अच्छे से बचाना चाहिए। अब देखो उद्देश्य क्या क्या है जल संभर प्रबंधन के। विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधों और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनर्उत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। ज़रूरी नहीं आप ऐसी ही लैंग्वेज लिखो, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हमें सारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए। ठीक है, उसमें हमारी ज़मीन भी, पानी भी, पौधे भी, हर चीज़ की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो सब कुछ पानी के ऊपर टिका हुआ है और वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप लाइनों को लिख सकते हो। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो हमारी सोसाइटी है उसके बीच में मैनेजमेंट करना है। इसका काम जल संभर प्रबंधन का, वाटर मैनेजमेंट का। देखो अगर वाटर मैनेजमेंट होगा तो इससे पक्षियों को, पशुओं को, हमको, हर एक आदमी को, हर एक जीव को फ़ायदा ही होगा ना। तो यही कह रहे हैं कि अगर वाटर मैनेजमेंट होता है तो हर एक चीज़ जो है उसका फ़ायदा होता है और पर्यावरण और समाज में संतुलन आता है, बैलेंस बनता है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। संप्रदाय मतलब कि पूरी सोसाइटी। जल संभर व्यवस्था यानी वाटर मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप सारे लोग इसमें भागीदारी निभाओगे। एक आदमी नहीं कर सकता अकेला, पूरी सोसाइटी मिलकर जब साथ चलेगी तब जाकर हम वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे एरिया में बहुत अच्छे से किया भी गया है। अब देख लो कुछ कार्यक्रम बताए गए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने चलाए हैं। किस लिए? वाटर मैनेजमेंट के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए। अब देखो इसमें पहला पॉइंट है हरियाली। आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि कौन सा कहाँ पे चलाया गया। तो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे चलाया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। यानी पीने के लिए पानी देना है, सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए और पेड़ पौधे लगाने के लिए जल संरक्षण के बारे में बताना है, उन्हें जागरूक करना है और पानी का मैनेजमेंट सिखाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। तो गाँव के लोगों की हेल्प से, पंचायतों की हेल्प से ये जो प्लानिंग है इसको लागू किया जा चुका है और बहुत सारे राज्यों में ये की जा रही है। सेकंड एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, नीरू मीरू। नीरू मीरू कार्यक्रम जो है वो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। थर्ड ध्यान रखना आप, अरवारी पानी संसद, ये राजस्थान के अलवर ज़िले में चलाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जिनसे कि हमें वाटर मैनेजमेंट सिखाया गया है। टीवी वगैरह में भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखते हो पानी को बचाने की। ठीक है, तो वो सारी क्या चीज़ें हैं, वो जल संभर प्रबंधन ही है कि हमें पानी को कैसे बचाना है, ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना, नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद और हरियाली। ये कार्यक्रम है कुछ जो कि पानी को बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। आप इनका एरिया भी ध्यान रखना, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में है और अरवारी पानी संसद अलवर में है राजस्थान के। अब देख लो थर्ड पॉइंट, अरवारी पानी संसद के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतरस्त्रावण तालाब, जिसे कि हम जोहड़ भी बोलते हैं या ताल भी बोलते हैं, की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। यानी कि जो पानी वेस्ट चला जाता था, ऐसे ही बह जाता था, उस पानी को बचाने के लिए जोहड़ वगैरह बनाए गए हैं। जोहड़ का मतलब होता है छोटा तालाब, और बहुत सारे छोटे मोटे बांध भी बनाए गए हैं जिससे कि पानी की वेस्टेज को रोका जा सके। अब देख लो तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया है नीचे। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। तमिलनाडु राज्य में कंपलसरी कर दिया गया है कि घर के नीचे आप एक ऐसी टंकी बनाओगे जिसमें कि पानी स्टोर हो सके। ठीक है, तो जो बारिश का पानी है या ऐसे ही वेस्ट पानी जो हो जाता है, उस पानी को हमें बचाना है। तमिलनाडु में ये बात कही गई है और इस चीज़ को कंपलसरी लागू कर दिया है। वहाँ पे आपको हर एक घर में ऐसे जल को बचाने के लिए आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन मिलेगी।
किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु ने कंपलसरी कर दिया भाई, आपको अगर घर बनाना है तो उसमें आपको पानी बचाने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पानी को बचाना ही क्या है, जल संभर प्रबंधन है। आप देख लो सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई हैं। यानी जो भी वाटर मैनेजमेंट की प्लानिंग्स हमने चलाई हैं उनमें से बहुत सारी हमारी सफल भी हुई हैं। फिर भी सफलता की कुछ ही कहानियां हैं, यानी फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही कम एरिया में ये चीज़ें सफल हुई हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है, यानी कि अभी तक जो भी प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं वो अभी छोटे लेवल पर ही हैं। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यानी लोगों को समझाना पड़ेगा, उन्हें इसके बारे में बताना पड़ेगा ताकि वो पानी को बचाएं। आपको भी क्यों पढ़ा रहे हैं चीज़ें, ताकि आप भी इन चीज़ों को सीखो और पानी को बचाना शुरू करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएंगे अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से क्या करें, जल संभर प्रबंधन करें, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीयता आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ढंग से चलेंगे, अच्छे से सारा मैनेजमेंट करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, हम अच्छे से पानी को बचा सकते हैं और हम सतत पोषणीय आधार पर विकास कर सकते हैं। सतत पोषणीय का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि नेचर को साथ में लेकर विकास करना पर नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, यही होता है सतत पोषणीय विकास। तो अगर हम पानी का मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो हम सतत पोषणीय विकास को भी बढ़ावा देंगे। और आज के टाइम पे पानी को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। हमने इस वीडियो के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये चैप्टर्स हमारे ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे मेनली खुद सोचने वाले क्वेश्चन ही बनते हैं ज़्यादा। खुद ही देख लो आप, हमने जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़े हैं उनमें से कोई याद करने वाला या रटने वाली चीज़ें थी नहीं थी ना, वो सारी की सारी बेसिक चीज़ें थी। आपको ये चीज़ें खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से चैप्टर को देखो और अच्छे से इन क्वेश्चन आंसर्स को देखो, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, एज इट इज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, मैंने आपके लिए सारी चीज़ें बना दी हैं। बस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो, और कमेंट में हमें बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक कमेंट से वीडियो प्रमोट होती है। देखो मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, आपको सारी वीडियो फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा मैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी से लेकर क्वेश्चन आंसर से लेकर सब कुछ मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा। बस आप क्या करना, वीडियोज़ को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।